युवराज, आप सीधे छानबीन करने चले गए, इसलिए महाराज कहीं आपसे नाराज तो नहीं होंगे? वो क्यों नाराज होंगे? राजकुमार आखिर महाराज के मानस पुत्र हैं। हमारे महाराज बहुत समझदार हैं। युवराज, महाराज ने आपको कोई हस्तलिखित आदेश दिया होगा ना, जिससे हम उन चोरों की संपत्ति जब्त कर सके या उन्हें मृत्यु दंड दे सके। धीरे बोलो। क्या उन्होंने दिया है? हम युद्ध मैदान में है क्या? तुम अब भी मरने मारने की बात कर रहे हो? चूंकि हम विजय होकर लौटे हैं, इसलिए हमारी गलतियां माफ हो सकती हैं, लेकिन इस सैन्य हथियार मामले में हमें महाराज के आदेश की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो क्या हम जांच आगे जारी नहीं रखेंगे? मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? हथियारों की चोरी का मामला कई वर्षों से मेरे दिल में चुभ रहा है, मैं और रुक नहीं सकता। पर महाराज ने रुकने के लिए कहा है। तुम बेवकूफ हो क्या? युवराज, ये मार्क्वेस चंग्यांग की जागीर है। राजधानी लौटने के बाद से आपने उनसे भेंट नहीं की है। जब हम युद्ध में थे तब मैंने सुना कि दरबारियों के बीच काफी चर्चा हो रही है। सब यही कहते होंगे कि मैं कितना नाकारा बेटा हूँ। मुझ पर कई इल्जाम लगाए गए हैं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए माँ। इस सब का आपकी सेहत पर बुरा असर हो सकता है। सब मेरी ही गलती है। मैं मामा जी को सुरक्षित रखने में चूक गई। मुझे लगा अगर मामा जी गाँव में रहेंगे तो सबकी नजरों से बच जाएंगे, लेकिन किसे पता था कि वो शाओशंग इतनी निर्दयी होगी। आपने और मैंने उसे सजा दी, उसी का बदला लिया है उसने। क्या करे उस लड़की का? तुमने ठीक से योजना नहीं बनाई, किसी काम की नहीं हो तुम। अपराधी को शरण देने वाला भी दोषी होता है, फिर चाहे एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए क्यों न करे, फिर भी वो एक अपराधी होता है। यानी आप ये कह रही हैं कि शाओशंग ने अपने दादाजी को गिरफ्तार करवा के कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि जिम्मेदारी निभाई है? मामा हथियारों का गबन कर रहे थे, शाओशंग ने सच्चाई की राह चुनी। पर अगर आप चाहे तो राजा के पास जा सकती हैं। जेठ जी, मैं एक स्त्री हूँ, इसलिए मुझे कम मत समझिए। मुझे राजा के नाम से मत डराइए। माना कि मैं सरकारी नियम नहीं समझती, लेकिन परिवार और रिश्तों के बंधन को अच्छे से समझती हूँ। हम एक दूसरे को धोखा कैसे दे सकते हैं? जेठ जी, कैसे भी करके आपको उन्हें छुड़ाकर लाना ही होगा। आप अपनी माँ को इस उम्र में अपने करीबी रिश्तेदारों को खोने का दुख सहने देंगे क्या? हथियारों का गबन सैन्य कानून के अधीन एक अपराध है। मैं उन्हें कैसे छुड़ा सकता हूँ? मुझे नहीं पता बेटा, तुम्हें अपने मामा को बचाने का तरीका ढूंढना ही होगा। तुम करोगे ना बेटा? अब परिवार के नाम पे तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी की परवाह है, तुम्हें अपने मामा की जरा भी परवाह नहीं, और ना ही अपनी माँ की परवाह है। पिछली बार मैंने तुमसे तुम्हारी मामी की बहू के लिए 20,000 देने को कहा था, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। पर जब तुम्हारी पत्नी का भाई पढ़ने जाने वाला था, तब तुमने बिना सोचे उस पर धन लुटाया। तुम्हारी पत्नी का भाई तुम्हारा भाई है, पर माँ का भाई तुम्हारा कुछ नहीं लगता। दूसरों की पत्नियां अपने माँ बाप से मिले दहेज से अपने पति के परिवारों की मदद करती हैं, लेकिन यहाँ जेठानी जी तो अपने पति के धन से ही अपने मायके का भला कर रही हैं। वो पत्नी नहीं ला रहा था, दासी लाना चाहता था। वो जवान था, उसे पढ़ लिखकर किसी अच्छे परिवार में शादी करनी चाहिए थी, और वो धन मैं इसलिए कमा सका क्योंकि युआन ये जंग के मैदान में अपनी जान को दांव पर लगाकर मेरे साथ रही। वो क्यों नहीं खर्च कर सकती? हम सब एक परिवार हैं। मैंने कभी दो परिवारों के बीच भेदभाव नहीं किया देवरानी। मैं तुम्हारी तरह चालाक नहीं हूँ, लेकिन तुम क्या ये कहना चाहती हो कि माँ जी उनके परिवार को अक्सर धन दिया करती थी? माँ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम सब के सब मेरे खिलाफ हो गए हो। चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। जेठ जी, जेठानी जी, आप समय से जल्दी आ गए तो हमें बड़े कमरे को खाली करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने पिछले आंगन में कुछ कमरे खाली करवा के आपके परिवार के रहने का इंतजाम किया है। तुम चाहती हो हम सब बाहर आंगन में रहे? सुविधा होगी। इसमें सुविधा कौन सी है? जेठ जी, आप 10 साल के बाद शाओशंग से मिल रहे हैं। मेरी इस व्यवस्था से आपका परिवार करीब आएगा, आपको नहीं लगता? व्यवस्था के लिए धन्यवाद देवरानी। अच्छा बनने का ढोंग करती है। मैं बड़े कमरे को कभी खाली नहीं करूंगी। देखती हूँ तुम क्या कर लोगी। हमें वाकई इसका ध्यान रखना चाहिए। देखो इसके होंठ कैसे सफेद पड़ गए हैं। इसके शरीर में खून की कमी लगती है। इसने इस घर में बहुत कुछ सहा होगा।
महोदया, लियांग फेंग आई है। ठीक है। चिंगकोंग, क्या माजी ने कभी शाओशान का इलाज करवाया था? उन्होंने कहा कि जरा से बुखार के लिए वैद्य को क्यों बुलाना, वो ठीक हो जाएंगी। इतने सालों में हमें कई बार गांव भेजा गया है। आप तो जंग लड़ने चले गए, पर इनकी परवरिश पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। न ढंग के कपड़े दिए, न पेट भर खाना, उन्हें बस मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने शाओशान को बिना किसी वजह के यूं ही गाँव में तो नहीं भेजा होगा ना? शादी के 10 साल बाद भी बेटा न होने के कारण वो अपने मायके से एक 10 साल के लड़के को गोद लेना चाहती थी। कुछ दिन पहले वो अपने भतीजे को यहाँ रहने के लिए लाई थी। दीदी बहुत दयालु हैं, उन्होंने उसे खाने के लिए शहद भी दिया। किसने सोचा था कि शहद का डिब्बा खोलते ही जंगली मधुमक्खियाँ उस पे हमला कर देगी। उसके सिर पर उन्होंने डंक मार दिया। इसलिए छोटी मालकिन ने दीदी को सजा देने के लिए गाँव भेज दिया। जिस समय वो गाँव गई तब वहाँ पे बहुत सर्दी पड़ी थी। मजली बहू सचमुच क्रूर है, भाई को उसे तलाक दे देना चाहिए। शहद के मर्तबान को उस लड़के ने खुद खोला था या फिर शाओशान ने उसे खोल कर दिया था? दीदी ने खोला था। एक 10 साल का बच्चा खुद ढक्कन नहीं खोल सकता, तो उसने शाओशान को खोलने के लिए कहा। वो फूलों भरे आंगन में शहद खाने के बजाय शहद खाने के लिए वो घर के अंदर क्यों नहीं गया? कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर करना चाहिए। अगर बात बिगड़ गई तो लोगों को बातें करने का मौका मिल जाता है। सरदार, मैंने वैजी से बात की तो उन्होंने कहा कि शाओशान इस बार सर्दी के कारण बेहोश नहीं हुई, बल्कि वो ज्यादा खाने की वजह से बीमार हो गई। वो इसलिए क्योंकि दीदी बहुत ज्यादा भूखी थी। वो उन्हें कभी पेट भर खाना नहीं देते। आज वो दीदी को घर वापस लेकर आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खाना भेजा। दीदी कई दिनों से भूखी थी, इसलिए जल्दी जल्दी में बहुत सारा खाना खा लिया। उन्हें डर था कि उन्हें दोबारा खाना नहीं मिलेगा, वरना वो ऐसा क्यों करती। हम घर से दूर रहकर यही सोच रहे थे कि हमारी बेटी को घर पे किसी चीज की कमी नहीं होगी, पर उसकी हालत तो किसी आश्रित से भी बुरी थी। पर अब सब पता चल गया है, तुम जा सकती हो। जी महोदया, आप शाओशान की देखभाल के लिए एक सही व्यक्ति छोड़कर गई थी, पर वो ऐसा करेंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। अब मैं वापस आ गई हूँ तो ऐसी बातें दोबारा बिल्कुल नहीं होंगी। काफी रात हो गई है। सरदार, आप अपने मझले भाई से मिलने नहीं जाएंगे? मैं मिलकर आता हूँ। बीमारी से उभरना खोल से रेशम चुनने जैसा है। शाओशान की हालत काफी खराब हो गई है। उसे पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगेगा कह नहीं सकते। आज बिल्कुल सही समय पर वो बेहोश हो गई, इसलिए माँ जी के गलत कामों पर हमारा ध्यान गया। मेरी माँ बहुत तेज है, उन्हें पता चल गया होगा कि मैंने बेहोशी का नाटक किया था, लेकिन जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया उनको वो नजरअंदाज कैसे कर सकती हैं? अच्छा हुआ आपको ये ख्याल आया और जानबूझकर आपने लौटने की तारीख 15 दिन बाद की दी, इसलिए वो ये बात छुपा नहीं पाए। ये लोग आपके प्रति द्वेष रखते हैं, इसलिए उन्होंने उनके साथ ऐसा किया। इसका मतलब माँ मेरी तकलीफों से बिल्कुल भी अनजान नहीं थी, फिर भी उन्होंने वो सब होने दिया। मालिक शाओशान से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए अब शायद वो उनकी बातों में नहीं आएंगे। फिक्र मत करो, अगर सरदार का हृदय किसी स्त्री की तरह कोमल होता तो वो युद्ध में कब के मारे जा चुके होते। सरदार सही गलत जानते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई पत्नी नहीं जो अपने सास से नहीं जीती, लेकिन ये उसके पति के साथ के बिना संभव नहीं होता। माँ और बेटे के बीच दरार पैदा करने के लिए अपनी बेटी की परेशानी को जरिया बना रही है। माँ की योजना सच में निर्दयी है। मुझे पति की चिंता नहीं है, मुझे केवल इस बात की चिंता है कि 10 साल दूर रहने की वजह से मेरी बेटी मेरे हाथ से चली न गई हो। अब मैं उसे अनुशासन में लाने के लिए कठोरता के साथ भरसक प्रयास करती रहूंगी। जिन्होंने मुझे दर्द दिया उन्हें सबक सिखाने की बजाय ये मुझे सिखाना चाहती हैं। मैं इनके भरोसे नहीं रह सकती, मुझे ही खुद को संभालना पड़ेगा। मैंने चेंग परिवार पर नजर रखने के लिए कहा था, कुछ पता चला तुम्हें? आज चेंग परिवार में हंगामा हुआ, उनके परिवार की बेटी के कारण। महोदया, चेंग बड़ी गुस्से में थी कि उनकी पोती के कारण उनका भाई गिरफ्तार हुआ, उसे सजा देना चाहती है। मैंने जांच कर ली है, चेंग परिवार में कुछ भी संदिग्ध नहीं है, सिवाय दूसरे बेटे की पत्नी के। मैंने पता किया है, उस दिन हमें तलाशी लेने से रोकने वाली उनकी नौकरानी थी। युवराज, ये पोटली चेंग परिवार का नौकर देकर गया है। ये आपके लिए कुमारी शाओशेंग ने भेजी है। क्या? इसका मतलब वो आपको रिश्वत देना चाहती है? उसने कचरे का ढेर भेजा है। इस चेंग परिवार में कुछ लोग बड़े ही न्यायप्रिय लगते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, देखते अब क्या होता है। नहीं, तुम्हें भी बुलाया है। अच्छा युवराज, आपने सही सोचा था, कपड़ा दुकानों के खातों में कुछ तो गड़बड़ है।
रखवालदार डोंग ने इस कपड़ा दुकान में 80,000 का निवेश किया है, पर उसका वेतन काफी कम है। मतलब ये पैसा गैर कानूनी होगा। कुमारी शाओशैंग ने मजाक में भेजा हुआ कचरा युवराज ने फेंका नहीं था। शायद कुमारी शाओशैंग ने हमें ये इसीलिए भेजा था कि वो हमें इस कपड़ा दुकान के बारे में बता सके। घास का तात्पर्य उस ढेर से है जिसमें रखवालदार डोंग छिपा हुआ था। कपड़े का टुकड़ा कपड़े की दुकान की तरफ इशारा करता है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। कुमारी शाओशैंग की ये पहेली कुछ समझ में नहीं आ रही है। वो हमारे साथ मित्रता करना चाहती है। कुमारी शाओशैंग शायद भागने में हमसे मदद पाने की कोशिश कर रही है। हम भला उसकी मदद क्यों करेंगे? शायद उसने पहले ही अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ लिया होगा। मुझे नहीं पीना, ले जाओ इसे। शाही वैद्य से काफी अनुरोध करने के बाद ये दवा मिली है। ये बहुत असरदार है, आपको थोड़ी तो पीनी चाहिए। मैं पहले ही ठीक हो चुकी हूँ, फिर भला मैं ये कड़वी दवा क्यों पीऊंगी? ये दवा सिर्फ आपकी बीमारी ठीक नहीं करेगी, बल्कि आपकी सेहत भी ठीक करेगी। जल्दी से पी लीजिए, फिर नाश्ता भी मिलेगा। तुम मेरे लिए पी लो ना। मैं चुप रहो, कोई आ रहा है। मेरी बेटी ठीक क्यों नहीं हो रही? माँ बाबा को मेरा प्रणाम। तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम अब भी कितनी कमजोर हो। मेरी बेटी की इस हालत के लिए मजली बहुत जिम्मेदार है। दवाई का भी असर नहीं हो रहा। जाओ जाओ, सो जाओ। दवाई ठंडी हो रही है, जल्दी से पी लो इसे। हाँ हाँ, चलो पी लो पी लो, जल्दी से पी लो। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बाबा, ये दवा बहुत कड़वी है। क्यों ना हम इसमें थोड़ी चीनी मिला दें? हम वैद्य ने दी हुई दवाई में चीनी कैसे मिला सकते हैं? अच्छी दवाई हमेशा कड़वी होती है। जब तक तुम ठीक नहीं होती, तुम्हें ये रोज पीनी होगी। अब तुम्हारी माँ सही कह रही है, उनकी बात मानो। असरदार दवाई कड़वी होती है, पी लो। बेटा जिद नहीं करते, एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें घुड़सवारी करने ले जाऊंगा और नए साल पर मेले में ले जाऊंगा। हाँ? मेरी बेटी सच में कितनी प्यारी है। वैन भाई के परिवार की सभी लड़कियों को गुलदस्ते की तरह एक तरफ खड़ा कर दो, फिर भी मेरी शाओशैंग का मुकाबला नहीं कर सकती। सरदार, हर वक्त बेटी की सुंदरता की प्रशंसा करने का क्या फायदा? प्रतिभा और सद्गुणों का होना अधिक महत्वपूर्ण है। चलो जल्दी से दवाई पी लो। हाँ पी लो बेटा। ऊपर वाले, माँ जी फिर से शुरू हो गई है। चलो देखते हैं उन्हें। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सुनो, इसे मत पियो, बाद में मैं तुम्हें इसमें थोड़ी चीनी मिला कर देता हूँ। मेरा छोटा भाई बेचारा। जल्दी चलो, नाटक शुरू हो गया। मैं अब और नहीं जी सकती। मामा जी को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। अब बातों को इतना दिल से मत लगाइए। मेरी कोई नहीं सुनता। दीदी, आप चाहकर भी इतनी जल्दी नहीं मर सकती। अगर आप सच में मर गई तो आपके छोटे भाई को बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हाय, मेरे भाई ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमारी संपत्ति भी सब अगर हम दरबार में मंच बना कर दे तो पूरी नाटक मंडली का काम दादी कर लेगी। तुम सब सुन लो, मैं ऐसे नहीं जी सकती। मैं इस कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। कोई मुझे रोक नहीं। बाबा मैदान में आ गए हैं। मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं कूद रही हूँ। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। माँ, इतना ज्यादा जोर क्यों लगाया? मुझे सच में धकेलना चाहती हूँ? मैं बस उसे डराना चाहती थी। उठाओ मुझे, उठाओ। माँ ये क्या हंगामा है? कुआं बहुत छोटा है माँ, आप इसमें कैसे कूद सकती हैं? कैसा पत्थर दिल बेटा है। देखो दादी को, मजबूत और मोटे हाथ, इतना बड़ा धड़ है। अफसोस है सेना में नहीं है। अगर ये गिर भी जाती तो अच्छा ही होता, उसी बहाने कुआं बन जाता। ये कुआं बहुत छोटा है, मैं इसमें नहीं कूद सकती। मैं दीवार से टकरा जाऊंगी। मैं अपना सर पटक कर तुम्हारे पिताजी के पास चली जाऊंगी। मुझे पकड़ने में जा रही हूँ। मैं अपना सर पटकूंगी।
है ना? मुझे दीवार पर धकेल कर पूछती हो मैं ठीक हूँ क्या? तुम्हें मेरी बाजू पकड़नी चाहिए थी, तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? मुझे नहीं पता था कि आप इतना जोर लगाएंगे। तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊँ? हाँ, सेठ जी हमें ही देख रहे हैं। हे ईश्वर! क्या लगता है क्या सचमुच मालिक इनके झांसे में आ जाएंगे? बाबा वैसे दयालु है, लेकिन पहले वो एक सरदार है जिसने हजारों युद्ध लड़े हैं और अनगिनत दुश्मनों को खत्म किया है। वो ऐसी घटिया चाल से धोखा नहीं खा सकते। उन्होंने अपनी माँ के साथ काफी वक्त बिताया है। वो धोखा नहीं खाएंगे, वो नहीं हारेंगे। उठा ले। मैं कितना बुरा बेटा हूँ। मैं अपने मामा को बचाने के काबिल नहीं हूँ। ये मेरे लिए नामुमकिन है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जेठ जी आपको नहीं लगता आप माँ की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? हम सब एक परिवार हैं, कितने भी मुश्किलें क्यों ना हो, पर हमें मामा जी को बचाना होगा। सरदार अपनी माँ को घुटने टेकते प्रणाम कर रहे हैं। देवरानी तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए। क्या तुम भी उनका प्रणाम स्वीकार करोगी? तुम मेरी बेटी का प्रणाम कैसे स्वीकार कर सकते हो? चलो हटो यहाँ से, जाओ जाओ। क्या कर रही हो? तुम्हें मुझे देखने में मजा आ रहा है? मैंने माँ से पहले ही कहा था कि मामा भरोसे के लायक नहीं है। बाबा सच में दादी के बेटे हैं। कितना अच्छा अभिनय करते हैं। दीदी आज तो यकीन हो गया कि आप इन्हीं की बेटी। तुम्हारी माँ बड़ी बदनसीब है। मेरे अपने भाई या तो छोड़कर चले गए या मर गए। अब बस मेरा एक ही भाई बचा है। अगर जिंदगी आसान होती तो उसके अंदर इतना लालच कभी पैदा नहीं होता। वो चोरी नहीं करता। तो फिर क्यों ना हम अपने घर का सारा धन लेकर मामा के घर चले जाएं? क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे भांजे, तुम्हारे मामा को बचाने का मतलब अपनी माँ को बचाना ही है। आखिर हम एक अटूट परिवार जो ऐसा नहीं है कि मैं बचाना नहीं चाहता, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो लिंगुई बड़ा ही पत्थर दिल और कठोर है। यदि मैं सैन्य योग्यताएं प्राप्त करके राजधानी वापस नहीं लौटा होता तो उसने मुझे भी कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया होता। मैं उसे विनती करने का साहस कैसे कर सकता हूँ? बेरहम और नाकारा हो। क्या तुम यूं ही अपने मामा को मरते हुए देखोगे? बिल्कुल सही। ठीक है, मैं अभी जाकर महाराज से कह दूंगी कि मेरा बेटा उदंड है। मैंने सुना है कि अभी के राजा पुत्र धर्म निभाने में विश्वास रखते हैं। जब किसी अधिकारी पर अवज्ञा का आरोप लगता है तो सजा में जुर्माना या नौकरी से निकाला जा सकता है। माँ जी, आप जानती हैं अवज्ञा करना बहुत बड़ा जुर्म है। बेट मारना या नौकरी से निकालना बहुत छोटी बात है। अगर उन्हें फांसी दी तो आप क्या करेंगी? फांसी देंगे? मुझे बताया क्यों नहीं? माँ आप जाइए, मेरी शिकायत कीजिए। अगर मैं मामा को छुड़ाने के लिए अधिकारियों के पास जाने का, माँ के आदेश का पालन नहीं कर सकता तो ऐसे काम की सूचना महाराज को देनी चाहिए। मुझे कोई डर नहीं होगा। अब तुम बड़े अधिकारी हो तो तुम मुझ पर राष्ट्रीय मामलों का दबाव डाल रहे हो। आज से मैं कुछ भी खाऊंगी या पीऊंगी नहीं। क्या लगता है बड़ी मालकिन सच में अपनी जान देंगी? शर्त लगाओगी? वो ऐसे 10-15 दिन में तो नहीं मरेगी। तमाशा देखकर जी भर गया। अभी खत्म कहाँ हुआ है? ये तो बस पहला अंक था। माँ को मेरा प्रणाम। आपको कहीं सर्दी तो नहीं लग रही? अब मैं बस थोड़ी हवा लेने आई थी। लगता है कुछ ज्यादा ही हवा लग गई। माँ आप चिंता मत कीजिए। हाँ, अगर तबीयत इतनी ही खराब है तो तुम अपने बिस्तर पर क्यों नहीं हो? बाहर हवा काफी तेज है, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। बाहर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ। मुझे लगा था माँ बाबा के लौटने पर मेरी जिंदगी बेहतर होगी, पर अब ऐसा लगता है मेरी बची कुछ आजादी भी छीन गई है। आपकी माँ भले ही सख्त हो, पर वो आपकी चाची से बेहतर हैं। उन्हें आपकी परवाह है, इसीलिए वो ये सब कर रही हैं। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। रहम करो, रहम करो। मैं सब बताता हूँ। मैं सब बताने के लिए रहम कीजिए। रहम कीजिए। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो?
वो आदमी बड़ा बेवकूफ निकला। जब युवराज पूछ रहे थे तब वो लगातार झूठ बोलता रहा। हमारे युवराज बहुत तेज और होनहार हैं। उन्होंने उसका झूठ पकड़ लिया। अब देखो, सजा में घुटने निकाल दिए गए। क्या घुटने निकालने की सजा सुनाई? वो एक चाकू लेते हैं और उसे आपके घुटनों में घुसा देते हैं और फिर और अंदर और अंदर। नहीं, बस कुछ मत कहना। वैसे ये काफी अच्छी सजा है। पिछली बार एक आदमी उल्टा जवाब दे रहा था। तुमने सीसा डालने की सजा सुनी है? वो तुम्हारी आंख में पहले छेद करते हैं, फिर उसमें सीसा डाल देते हैं। दरवाजा खोलो। सेनापति लिंग, सेनापति लिंग, सेनापति लिंग, सेनापति लिंग, सेनापति लिंग, मुझ पर दया कीजिए। रखवालदार डॉग, दया कीजिए, दया कीजिए। अधिकारी चेंग ने मुझे निष्पक्ष होकर तुम्हें सजा देने के लिए कहा है। तुम चाहे कितनी भी तरकीबें क्यों ना सोच लो, एक भी काम नहीं करेगी, क्योंकि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जब भी कोई झूठ बोलता है तो मुझे नफरत होती है। मैं उसे मार डालता हूं। मेरे पास जी परिवार के कपड़े की दुकान का बही खाता है। तुमने मुझसे बार बार झूठ बोला है। मेरी बात मानिए, मेरा कोई दोष नहीं है। सैनिकों, युवराज, इसे यहां से ले जाओ। सेनापति लिंग, मैं बताता हूँ, मैं सब सच बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए। देखने दो, जरा देखने दो। तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? मुझे तो लगा था कि फिर मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। थोड़ी देर में मैं सेनापति लिंग से मिलने जाऊंगा। मामा के बारे में पता करना होगा। कम से कम माँ कुछ दिनों के लिए तो शांत रहेगी। आखिरकार शाओशांग के कारण मामा गिरफ्तार हुए हैं। मुझे डर है कि कहीं माँ उसके लिए मुश्किलें ना खड़ी करें। सुनिए, दोनों तरफ से बचने का एक तरीका है। आपको हू मौसी याद है? कौन? वो माँ की बरसों पुरानी दोस्त बूढ़ी मौसी हूँ। युद्ध के समय बहुत अफरा तफरी मची थी। अगर तुम्हारे बड़े बेटे ने हमें बचाया ना होता तो मैं तुम्हें दोबारा देखने के लिए जिंदा नहीं होती। उस दिन मैं डाकुओं से घिरी हुई थी। वो तलवार मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ रही थी। किस्मत से सरदार चेंग वहाँ सैनिकों के साथ आए। उनके भाले ने डाकू की तलवार को वहीं रोक दिया। सरदार चेंग के हथियार डाकुओं के हथियारों जितने तेज नहीं थे। उनका भाला आधा कट गया। बिना किसी सही हथियार के सरदार चेंग ने दूसरे डाकू की तलवार को रोका, जबकि वो खुद बुरी तरह घायल थे। और इस तरह उन्होंने मेरे पूरी परिवार की जान बचाई। बुरी तरह से जख्मी था। बेटा दिखाओ, तुम्हें कहाँ चोट लगी? मुझे देखने दो, दिखाओ बेटा। अरे शर्मा क्या रहे हो? मुझे देखने दो, देखने दो कहाँ चोट लगी। बेटा, मैंने तुम्हें युद्ध में लड़ने के लिए इसलिए भेजा ताकि तुम खिताब हासिल कर सको, पर मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम अपनी जान कुर्बान कर दो। अच्छी तलवार और हथियारों के बिना मुझे अपनी जान पे खेल कर लड़ना पड़ता है। मैंने उनसे बात कर ली है। मुझे विश्वास है माँ जी समझ जाएंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। अरे रे, युद्ध के मैदान में तलवार और हथियार ही सैनिकों की जीवन रेखा होती है। पर कुछ ऐसे बदमाश हैं जो धन कमाने के लिए अच्छे हथियारों की जगह नकली हथियार रख देते हैं जो छूते ही टूट जाते हैं। लानत है ऐसे लोगों पे जिनका कोई ज़मीर नहीं है। बड़ी मालकिन, महोदया डोंग आपसे मिलने आई हैं। ठीक है, बिल्कुल सही वक्त पर आई है। उसे अंदर भेज दो। जी। दीदी, तुम जाकर थोड़ा आराम करो। शुक्रिया। मामी यहाँ मामा के लिए आई होंगी। मेरी ही गलती है कि मैं अयोग्य हूँ और मैं निचले पद पर हूँ। मैं लिंग बुई के पैर क्यों ना पड़ लूं, तब भी वो मामा को छोड़ेंगे नहीं। क्यों ना मैं सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूं। कह दूंगा कि मामा ने मेरे कहने पर चोरी की थी, मैंने उन्हें आदेश दिया था। फिर मामा की जान के बदले मेरा सिर काटा जाएगा। डोंग परिवार को बचाने के लिए हमारा चंग परिवार बलिदान देगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। ये बड़ा अच्छा सोचा तुमने भांजे। बहुत ही सही सोच है तुम्हारी। भांजा बड़ा अधिकारी है। छोटे मोटे गुनाह के लिए महाराज इसे उदार मन से माफ कर देंगे। मैं सही कह रही हूँ ना? ज्यादा से ज्यादा इस मामले को बंद करने के लिए जुर्माना लगाएंगे। दीदी, अगर भांजा ये इल्जाम अपने सिर पे ले ले तो हर्जी क्या है? जरा सोच कर तो देखो दीदी। हाँ, तू नीच औरत, तूने मेरे बेटे को नुकसान कैसे पहुंचाया? कल हमारे घर में चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा था, तभी मुझे अजीब लगा। इसलिए मैंने अमरदाता से पूछा। तब उन्होंने बताया कि हमारे चेंग परिवार को रिश्तेदार फंसाने की कोशिश करेंगे, जिससे अशांति फैलेगी। अमरदाता की बात सच निकली। हमारा परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। हमारी मंजली बहू के कपड़े की दुकान को भी जब्त कर लिया गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे परिवार में एक भी सदस्य अच्छा नहीं है।
दासियों, इस नीच औरत को यहाँ से बाहर निकालो। अगर किसी ने इसे अंदर आने दिया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। पर दीदी, ये उसने खुद लेकर कहा, जाओ उसने इसे। खुद कहा है। मैंने नहीं, उसने खुद कहा है, उसने ही कहा। ये सब दूसरों की बात सुनने का और उन पर विश्वास करने का परिणाम है। माँ आपको मामी और बाकी लोगों ने उकसाया है। मुझे लगा वो आपके करीब हैं, अच्छे हैं, पर हमारे अपने परिवार में हमसे झूठ बोला गया, हमें धोखा मिला। युआन ही और मैं इतने सालों से लड़ रहे थे ताकि खिताब और इनाम कमा सके, इसलिए चंग परिवार शांति और आराम से रह सका। मामा के कारण हम इतने सालों की मेहनत, नाम, इज्जत सब गंवा दें? नहीं 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 बेटा, मैंने ऐसा नहीं चाहा, कभी भी नहीं। बड़ी मालकिन दिन भर से अपने कमरे में बैठी हैं और खाना भी नहीं खाया है। माँ हमेशा से खाने को लेकर बड़ी शौकीन है, अब वो खाना नहीं चाहती, शायद सभी चीजों के बारे में सोच रही अब जाकर उन्हें एहसास हुआ है। दादी माँ से बात करके उनका दिल बदलने के लिए शुक्रिया। चाहे दादी कितनी भी पक्षपाती क्यों ना हो, वो मामा के लिए हमारा भविष्य दाव पे नहीं लगा सकती। खाने के वक्त बात नहीं करते, और जब बड़ी बात कर रहे हो तो तुम बीच में मत बोलो। हमने अभी खाना शुरू नहीं किया है। तुम्हारी दादी खाना नहीं खा रही, इसमें कुछ हद तक तुम्हारा भी हाथ है। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। बाबा, हाँ? अचानक मुझे ठीक नहीं लग रहा। शायद मेरा पेट अभी ठीक नहीं हुआ है। ये बिल्कुल मुझ पर गई है। खाने के वक्त कोई बातें सुनाए तो पेट दर्द होता है। सत्पुरुषों ने भी कहा कि बच्चों को खाना खाते समय डांटना नहीं चाहिए। कौन से सत्पुरुष ने कहा है? हाँ, शाओशान, पेट भर के खाओ। काफी दिनों से तुम्हें पेट भर के खाना नहीं मिला होगा। शुक्रिया बाबा। पेट खराब हो तो मांस कम खाना चाहिए, तभी तो बीमारी ठीक होगी। माँ, आपको भूख लगी है? लीजिए, थोड़ी मिठाई खा लीजिए। खाइए, लीजिए। अपने बेटे को 10 साल से नहीं देखा है। जरा देखिए, कहीं मेरा चेहरा बदल तो नहीं गया? हाँ? मैं जानता हूं आपको मेरी चिंता होती है। बेटा, तुम मेरी कोख से जन्म लेने वाली पहली संतान हो। मुझे तुम्हारी चिंता कैसे नहीं होगी। पिछले 10 सालों में तुमने मांस पर लिखे कुछ खत भेजे थे। मुझे लगा था कि तुमने बहुत इनाम कमाए। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतनी मुश्किलों में रहे। मैं आपको खत भेजना चाहता था, पर आप पढ़ नहीं सकती। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई और आपको मेरे खत पढ़कर सुनाए। भले ही मंजली बहू इतनी अच्छी नहीं है, पर क्या तुमने शाओ परिवार की मदद करने के लिए उससे दहेज नहीं लिया था? मुझे नहीं पता उसका दहेज कहाँ गया, लेकिन मैं चेंगशी एक सच्चा इंसान हूँ। चाहे मैं गरीब क्यों ना हूँ, मैं अपनी पत्नी के परिवार की मदद के लिए भाभी का दहेज नहीं लूंगा। तुम भूलो मत, शाओ यानी कि पहले भी शादी हुई थी। वो परिवार बर्बाद हो गया और संपत्ति बिक गई। फिर भी उससे इतना प्यार करते हो? मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। मुझे उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए था। बेटा, तुम तो जानते हो मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे और छोटे बेटे से करती हूँ, पर जब से तुम दोनों की शादी हुई है तुम अपनी पत्नियों से चिपके रहते हो। तुम दोनों सिर्फ उनसे ही बातें करते हो, अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं। शादी करके घर बसाना यही तो एक आदमी का कर्तव्य होता है। 100 साल बाद भी माँ को पिता के साथ दफनाया जाएगा और हमें अपनी अपनी पत्नियों के साथ, है ना? हम सबको एक साथ दफनाया नहीं जा सकता। हाँ, अब मैं समझा। माँ को हम जोड़ों को देखकर ईर्ष्या होती है। क्या मुझे ईर्ष्या होगी? हमारे बाबा बहुत जल्दी गुजर गए। मैं समझ सकता हूँ आप अकेलापन महसूस करती होंगी। क्या आपकी नजर में है कोई अच्छा सा आदमी? अगर होगा तो आप दोबारा शादी कर लीजिए। तुम, आपके बच्चे इस बीच में कोई रुकावट नहीं लाएंगे। मारू, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कब कहा कि मुझे शादी करनी है? अब तक तुम्हारा बचपना नहीं गया। माँ, आप शर्माइए मत। आपने चंग परिवार के लिए बहुत मेहनत की है। आपके बच्चों ने देखा है। यदि माँ शादी करना चाहे तो हम दोनों भाई इस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। यदि माँ किसी नए भाई या बहन को जन्म देती है तो मैं बेझिझक उन्हें अपना भाई बहन मानूंगा।
चुप रहो। क्यों नहीं? अगर तुम पहले मर गए तो मैं तुम्हारी पत्नी की दूसरी शादी करवा दूंगी और फिर वो दर्जनों बच्चे पैदा कर सकती है। मुझे कोई डर नहीं, युआन ही डगमगाने वालों में से नहीं है। शैतान, हाँ, जरा भी शर्म नहीं आती? आज तो मार मार के तुम्हारा भरता बना दूंगी। निकलो यहाँ, निकलो। मारिए मत। देखा पापा ने दादी को कैसे नाराज किया। आखिरकार माँ बहुत ज्यादा तेज है, अपने पति को लड़ने के लिए भेज दिया। उनमें खुद दादी से लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है कि ये सब मेरी चाल है? तुम न केवल लोगों की छुप छुप कर बातें सुनती हो, बल्कि बुजुर्गों के लिए अटकलें भी लगाती हो। ये ओछी हरकत है। अपना हाथ आगे करो। कल से तुम कमरे में रहकर धार्मिक पुस्तकों की पढ़ाई करोगी और उनकी नकल उतारोगी। अगर नहीं किया तो घर से बाहर निकलना बंद। बाबा ने कहा था वो मुझे लालटेन मेले में ले जाएंगे। मैं 10 साल में कभी नहीं। निर्णय लेने का अधिकार बड़ों का है। तुम सिर्फ घर पर रहकर पढ़ाई करोगी। माँ मुझ में दोष ढूंढने के लिए 7 पटरी लेकर घूमती है। तुम अपनी माँ को गलत समझ रही हो। दीदी वो फट्टी तुम्हें मारने के लिए नहीं लाई थी। वो तुमसे प्यार करती है, पर फिलहाल वो तुमसे नाराज है। मैं मनाती हूँ उन्हें, ठीक है? दीदी, आप दुखी मत होइए। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? वो मुझे किस तरह देखती है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक दयालु माँ और उसके बच्चों की कहानी वाली किताब मेरी कभी नहीं थी, क्योंकि वो कभी मेरी नहीं रही। इसलिए उसे खोने का दुख मुझे कभी नहीं होगा। अरे बाप रे। आपको क्या हो गया? आपको माँ जी से मार पड़ी क्या? माँ को हमारे प्रेम से ईर्ष्या होती है। मैंने उसे कहा दूसरी शादी कर लीजिए तो वो मुझ पर ही भड़क गई। हाँ, क्या कहा आपने? आपने उनसे दूसरी शादी करने को कहा? हाँ, कुछ गलत कहा क्या? वो पिछले कुछ समय से बहुत गुस्से में है, इसलिए ऐसा बर्ताव करती है। माँ जी ने आपकी पिटाई करके बहुत ही अच्छा किया। आप ना बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। पहले सोचती थी बेटी का अधिकारी बनना अच्छी बात है। परवरिश खराब हो तो परिवार बर्बाद हो जाता है, बल्कि पूरे कुल का विनाश हो जाता है। बेटी चाहे जितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, हम हमेशा उसकी रक्षा कर सकते हैं। युद्ध के मैदान से बचाने के लिए हमने उसे घर पर रखा, लेकिन शाओशांग की मुसीबत खड़ी करने की क्षमता किसी मर्द से कम नहीं है। मैं सच में उसे देवरानी के हवाले छोड़कर पछता रही हूँ। उसने सिर्फ परेशानियां खड़ी करना सीखा है। छुप कर सुनना, चालाकियां करना, बड़ों का मजाक उड़ाना। क्या बेटियों की इस तरह से परवरिश की जाती है? पत्नी जी शांत हो जाओ, इतना परेशान मत हो। माना कि उसकी अच्छी परवरिश नहीं हुई है, पर हम धीरे धीरे सिखाएंगे। धीरे धीरे? अभी वक्त नहीं है। अभी उसे अनुशासित नहीं किया तो वो पति के घर यही करेगी। आप जरा देखिए इसे। अब ये क्या है? कल हमारे घर में चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा था, तभी मुझे अजीब लगा, इसलिए मैंने अमरदाता से पूछा। आपकी बेटी ने चुपके से चिमनी का रास्ता बदल दिया और माँ जी को भूत प्रेत से डराने की कोशिश की। वो जानती है कि माँ जी अंधविश्वासी है। उसने जानबूझकर किया। मैं सोच ही रहा था कि चिमनी अचानक बंद कैसे पड़ गई। हमारी बेटी वाकई होशियार है, उसे बहुत कुछ आता है। आप अब भी उसका बचाव कर रहे हैं? अगर वो मेरी कमान की सिपाही होती तो मैं उसे बाहर घसीटकर खूब पीटती। मैंने देखा कि शाओशांग के कुछ कपड़े ठीक नहीं हो रहे हैं, तो मैंने अपने कमरे से पटरी लाने के लिए कहा। सोचा उसके नाप के कुछ अच्छे कपड़े सिलवा लेती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम खोए हुए समय की भरपाई करना चाहती हो और उससे जल्दी जल्दी सब कुछ सिखाना चाहती हो। एक सैनिक को भी प्रशिक्षित होने में वक्त लगता है। हमें वापस लौटे दिन ही कितने हुए हैं? मैंने सालों पहले एक गलत फैसला लिया था और उसी की वजह से शाओशांग ऐसी हो गई है। मैं उसे और लाड़ प्यार से बिगाड़ नहीं सकती। मुझे उसे अनुशासित करना होगा, वरना वो जीवन भर पछताएगी।